इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सम लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन कोई भी थ्योरी जो है वो फाइनल नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेक्स्ट जो है वो आकर उसको डिनाई कर देता है कि इसमें ये कमियां हैं, या कोई भी जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहली है जो चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट शेप्स आपने पढ़ी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और आपने पढ़ा स्क्वायर प्लेनर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो डिफरेंट शेप्स बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं। जैसे कोई कोबाल्ट के अलग अलग जो हैं कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स यानी कि शेप्स अलग अलग थी, जैसे कोबाल्ट हेक्सामीन आयन, ये आयन है। तो आपको पता है कि इसकी जो शेप रहेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर मैं इस लिगेंड को चेंज कर दूं, जैसे साइनो लगा दूं यहाँ पर, या तो फिर क्या होगा, तो इसकी जो भी शेप आएगी, अब कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ अगेन D7 है, लेकिन यहाँ पर इन फर्स्ट केस इसकी जो शेप आएगी दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल, और इन द सेकंड केस इट विल बी टेट्राहेड्रल। तो इस तरह के जो बातें थी कि एक ही कॉम्प्लेक्स है कि मेटल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन स्टिल ये कभी ऑक्टाहेड्रल शेप में चला जाता है, कभी टेट्राहेड्रल शेप में चला जाता है। तो इस चीज़ को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें क्या है कि जो जब भी कॉम्प्लेक्स का किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो आपके पास दो केसेस बनते हैं, या तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है या फिर उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है। लेकिन अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन ना हो, और अगर है भी तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि sp3 में कौन सी होगी या D2sp में कौन सा होगा, तो या DsP2 में कौन सी शेप आएगी। तो आपको इस चीज़ का पर्टिकुलरली कोई एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाई थी। थर्ड इज इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कि आपके पास जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि इन सम केसेस D2sp3 इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और इन सम अदर केसेस sp3d2 होती है, यानी कि उसके पास कोई पर्टिकुलरली ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, एंड वाई दे आर स्टेबल। उनके बारे में कोई भी बात पता नहीं चल रही थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसने इतना बोल दिया कि हाँ भाई कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। और ये सब क्यों हो रहा था, दैट इज द नंबर 4 लीगेंड्स। कि लीगेंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, वो क्यों हैं भाई, ये तो उसने बताया ही नहीं। उसने सिर्फ ये कहा कि कुछ लीगेंड्स की प्रेजेंस में जो है वो इनर ऑर्बिटल्स बनेंगे कॉम्प्लेक्सेस, और कुछ लीगेंड्स की प्रेजेंस में आउटर ऑर्बिटल बनेंगे। अब लीगेंड्स जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लीगेंड्स जो हैं वो किस तरह से पेयर अप करवा देते हैं डी ऑर्बिटल के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किस तरह से वो कंपेल कर देते हैं कि ये पेयर अप कर जाएं और यहाँ पर स्पेस वेकेंट हो जाए। कुछ लीगेंड्स जो थे वो ये कर पा रहे थे, इनर डी ऑर्बिटल में वो वैकेंसी जनरेट कर रहे थे, और कुछ केसेस में ऐसा वो नहीं कर पा रहे थे, वेदर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल रह जाए, लेकिन कुछ लीगेंड्स जो थे वो उनको पेयर अप नहीं करवा पा रहे थे। तो इस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड द फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब
आप बोलोगे कि जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो बता ही देता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन आपने देखा कि जब भी कोई लिगेंड किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ओके। लेकिन जैसे आपके पास है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हो गया, आइदर निकल 2 पॉजिटिव हो गए, तो जब ये कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी जो मैग्नेटिक वैल्यूज़ थी, जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यूज़ थी वो चेंज हो जा रही थी। हर एक कॉम्प्लेक्स में अलग है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हर कॉम्प्लेक्स में अलग हो जा रही थी। तो इस चीज़ को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या क्या कंसेप्ट्स आए, क्या क्या उसमें नई चीज़ें इवॉल्व हुई, उन सबको हम स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मेन या मेजर डिफरेंस है वो क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो हमने कंसिडर किया है कोवेलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है या डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है कि उसमें पोल्स बने हुए हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, या एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस तरह से जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं। और ये तो हो गया कि जब लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन समटाइम्स आपने देखा कि जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी है। तो व्हाट अबाउट न्यूट्रल? न्यूट्रल को इसने क्या कंसीडर कर लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड होना चाहिए। आपको पता है न्यूट्रल जो भी चीज़ होती है, मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपको पता है, ये मेटल। और लिगेंड जो है वो अगर न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसमें आएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस किया जाएगा, नेगेटिव चार्ज को जो मेटल है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो अट्रैक्शन है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आयंस के बीच में होती है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड था दैट वाज अ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम दोबारा से एक बार स्टडी करते हैं। इसमें जो बेसिक जो चीज़ है, जो बेस है इसका, CFT, इसको हम कभी कभी बोल देते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसका जो बेस आया, बेस किस चीज़ से बना है? बेस है कि एजम्पशन है एक। व्हाट इज़ दैट एजम्पशन? एजम्पशन है कि जो मेटल आयन है और लिगेंड्स हैं, यहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, पॉइंट चार्ज। तो बोलने का मतलब है कि जो भी मेटल है और जो भी लिगेंड है, ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं? एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि मेटल चाहे कितना भी बड़ा है उसको मैं एक पॉइंट मान के चलूँगी जिसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा। अब मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और लिगेंड जो है उसको भी मैं पॉइंट मान के चलूँगी और उसके ऊपर कुछ चार्ज रहेगा, या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से जो बेसिक एजम्पशन ली गई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए वो है कि जो मेटल और लिगेंड है वो एक्ट करते हैं एज पॉइंट चार्जेस। और दूसरी बात कि जब कभी जो इंटरेक्शंस होती हैं वो इन मेटल और लिगेंड के बीच में, वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं मेटल और लिगेंड के बीच में। एंड थर्ड वन इज कि जब कभी मेटल तो पॉजिटिव है और अगर लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा अगर, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी वो होगी
आयन आयन इंटरेक्शन, मतलब कि दोनों आयन हैं, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। लिगेंड जो है वो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो इस केस में तो स्कूल का नया साल शुरू हुआ, क्या क्या पढ़े ये सवाल शुरू हुआ। हिस्ट्री क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम सबसे पहले बात करेंगे पॉस्टुलेट्स के बारे में, जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, पॉस्टुलेट्स हैं जिन पे बेस्ड ये थ्योरी है, कि ये थ्योरी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है वो ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, बात हो रही है ट्रांजिशन मेटल आयन की। अब ट्रांजिशन मेटल आयन्स कौन से होते हैं? जो ट्रांजिशन सीरीज़ को बिलोंग करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर होते हैं 21 से 30। एंड ये फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज़ है उसके हैं, जो आपने पढ़े हैं अभी तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये पूरी जो आपने सीरीज़, जो पूरा पीरियड आपने पढ़ा था। तो जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो दैट इज़ सराउंडेड बाय लिगेंड्स। ये तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी था कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है दैट इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स। अब इन लिगेंड्स के पास क्या है? इनके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड द कॉम्प्लेक्स इज द कॉम्बिनेशन, जो भी ये कॉम्प्लेक्स बना है ये किस किस का कॉम्बिनेशन हुआ? अब सेंट्रल आयन दैट इज सराउंडेड बाय द अदर आयन्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रल आयन है, अब यहाँ मेटल नहीं कह रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं जो सेंट्रल आयन है उसको क्या किया गया है? सराउंड किया है। किसने सराउंड किया है? अदर आयन, दूसरा आयन, या तो वो आयन है और मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई डाइपोल हो सकता है। और ये सब क्या है? ये इनको हम कहते हैं लिगेंड, इनको हम कहते हैं लिगेंड। अब सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पॉस्टुलेट बोलता है कि जितने भी लिगेंड्स हैं, ऑल टाइप ऑफ लिगेंड्स, चाहे वो आयन की फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो डाइपोल हो, इन सारों को हम लोग कैसे रिगार्ड करते हैं? दे आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस हम कंसिडर करते हैं किसको? लिगेंड्स को। एंड ऑल दो मेटल आयन को भी हम एज अ पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करते। थर्ड इज जो मेटल आयन और नेगेटिव एंड ऑफ एन आयन है, मेटल और नेगेटिव एंड ऑफ एनायन, एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज कोई भी लिगेंड है उसको हम एनायन बोलेंगे। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं, एंड पार्शियली नहीं, प्योरली, मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि ये जो बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड का टाइप क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड था वो कोवेलेंट बॉन्ड था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। एंड द फोर्थ वन इज कि जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के पास लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिगेंड्स जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन्फ्लुएंस करती है किसको? मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, लास्ट ऑर्बिटल। अब आप ऑब्वियसली आप ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हो तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन्फ्लुएंस करती है किस पे?
इन्फ्लुएंस करती है किस पे, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की एनर्जी पर अपना असर दिखाती है। किसका डी ऑर्बिटल किसका है, मेटल आयन का डी ऑर्बिटल है, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करती है, जो यहाँ पर बेस है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। और अगर लीगेंड नहीं है, मान लो लीगेंड नहीं है, मेटल जो है वो फ्री है, मेटल आयन जो है वो फ्री है, अभी तक उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना है, तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन सब की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है, इक्वल एनर्जी होती है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। having the same energies, the orbitals having the same energies are known as degenerate orbital। तो अब हमने बात क्या डिस्कस की कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, फ्री मेटल आयन जब होगा, जब लिगेंड उसके साथ नहीं होगा, तो वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी जो है वो इक्वल होती है। अब सबसे पहली बात कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन कौन कौन से, आपके पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स। तो इन सब की एनर्जी इक्वल होती है। दैट मीन्स कि जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो किसी की भी एनर्जी ऊपर नहीं है, सबकी एनर्जी इक्वल है। लेकिन जैसे ही लीगेंड यहाँ पर आएगा, लीगेंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कहीं पे आएगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये ऑर्बिटल्स जो हैं डी ऑर्बिटल्स, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये बंट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, किस में, स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स में, 2 सेट्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, अलग अलग एनर्जी हो जाती है किस किस की। अब इसमें भी ये चीज़ है कि 2 सेट बनते हैं, एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये कौन कौन से हैं, किस किस की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है और किन की अलग होती है। तो इसमें ये जो सिमिलर जैसे दिख रहा है ना आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी रहती है तीनों की एक दूसरे के बराबर। और जो दूसरे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, इन दोनों की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है। तो ये 2 सेट बन जाते हैं कि इन तीनों की एनर्जी इक्वल है और इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो इस तरह से जो ये डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो गया, डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो गया है। 3 की एनर्जी जो है वो इक्वल है और 2 की एनर्जी अलग है। तो इस तरह से जो स्प्लिटिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो डिफाइन किस तरह से करेंगे, splitting of d orbitals into 2 sets of different energies in the presence of electric field of ligands, उसको हम कहेंगे crystal field splitting। Coming to the next point 6, अब ये जो हमने यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात की, तो ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी इक्वल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी अलग है। तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं फॉर डिफरेंट, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी रहेगी लेकिन वो डिफरेंट होगी किसके लिए, फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। ये डिफरेंट लीगेंड्स जो भी आएंगे उन सब लीगेंड्स के लिए अलग रहेगी, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग रहेगी।
तो बोलने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है दैट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जो भी आपके डिफरेंट शेप्स अलग होगी तो ये एनर्जीज भी अलग होंगी। कई बार जो है वो सेट 1 की एनर्जी 2 से ज़्यादा होती है, कई बार 2 की ज़्यादा होती है 1 से। अब इस चीज़ में क्या है कि पॉइंट नंबर 6 इज व्हाट डज इट सेज सिंपली कि ये जो एनर्जीज है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दैट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, different in different ligands, different in different metal complexes, different for every coordination number। अगर coordination number 4 है तो उसमें ये energies का difference अलग तरह से रहेगा, अगर coordination number 6 है तो अलग रहेगा। तो इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। ये अभी पोस्टुलेट्स में सिर्फ इतना है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड shapes। And the seventh is that the magnetic properties that may be magnetic properties and preferences। preferences किसके लिए कि कौन सी शेप होगी। आपने पहले जब हम बात कर रहे थे कि कौन सी शेप होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी, उन सब चीज़ों के लिए जो प्रेफरेंस है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से हो रही है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में +1 में, कि डी ऑर्बिटल जो है वो 2 लेवल में टूट जाता है। बट स्टिल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आते हैं तो डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स होंगे, डिफरेंट स्प्लिटिंग रहेगी, और वहीं से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करेंगे और द प्रेफरेंस फॉर द शेप्स उसको भी हम डिसाइड करेंगे यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में और उनकी स्प्लिटिंग के बारे में। तो डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी शेप्स आपको पता होनी चाहिए। डी एक्स वाई की शेप कैसी है कि जो लोब्स होंगे वो किसके बीच में होंगे, एक्स और वाई प्लेन के बीच में होंगे, इस तरह से प्लेन के बीच में। डी वाई जेड जो है वो वाई और जेड प्लेन के बीच में होगा, और डी जेड एक्स जो है वो जेड और एक्स के बीच में होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ पर नाम भी अलग दे रही हूँ। प्लेन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। जब हम बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो उस केस में क्या होगा कि जो लोब है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जब मैं बात करूँगी डी जेड स्क्वायर की, तो उसमें क्या है कि जो जेड एक्सिस है ऑन जेड एक्सिस तो है ही, 2 lobes along the z axis with the ring of, यहाँ पर क्या होता है, एक रिंग होती है, the ring of high electron density, and this ring lies in xy plane। सो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स को आपको याद करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि ये जो 3 हैं जो इन द प्लेन डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इक्वल रहती है। अब इनको जो है एक नाम दिया गया है T2G। अब T2G से व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर T का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट सेट, डीजेनरेट सेट, तो इसको कहा जाता है T2G, दैट मीन्स ट्रिपली डीजेनरेट सेट। और ये जो दूसरा सेट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनका जो सेट है इनकी एनर्जी जो है इक्वल होती है, और इक्वल एनर्जी वालों को हम बोलते हैं डीजेनरेट सेट्स, और इसको नाम दिया गया है EG। और E जो है वो समहाउ दिस रिप्रेजेंट डबल डीजेनरेट सेट।
So this is the basic thing for crystal field theory कि हमारे पास दो सेट बनते हैं, एक है T2G और एक है EG. T2G is triply degenerate set that consists of dxy, dyz and dzx, and EG is doubly degenerate set that consists of dx square minus y square and dz square orbitals. तो इस तरह से ये डीजनरेसी जो है वो हमने स्टडी की कि जो डी ऑर्बिटल है, जो D5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो वो जो हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं इन टू सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स. दो सेट बन जाते हैं उनके. कौन कौन से? एक T2G और दूसरा EG. मतलब EG है डबली डीजनरेट सेट जिसमें दो आते हैं, दो ऑर्बिटल्स आते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर. और T2G का मतलब है ट्रिपली डीजनरेट सेट्स, तो इसमें है dxy, dyz, dzx. और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस फॉर टेट्रागोनल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस.